नमस्कार दोस्तों, MPIQ के डेली संवाद प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल की। आज का हमारा आर्टिकल है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसला दिया गया है ST/SC रिजर्वेशन को लेकर, उसी को लेकर है आज का हमारा एडिटोरियल। और आज के एडिटोरियल में हम जो भी बात कर रहे होंगे वो सभी बातें एडिटोरियल को डिकोड करते हुए ही हम कर रहे होंगे। कोई भी बात इसमें मेरी तरफ से एड ऑन नहीं रहेगी, क्योंकि आरक्षण का जो मुद्दा है हमारे देश में बहुत ही संवेदनशील मुद्दा माना जाता है। तो जो भी बातें आज हम आपसे करेंगे वो पूरी की पूरी आर्टिकल को डिकोड करते हुए ही करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल की। आज का हमारा आर्टिकल है सामाजिक समरसता एवं न्याय संगत विकास। तो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है उसी को लेकर है आज का हमारा आर्टिकल। तो जैसा कि SC/ST आरक्षण पर उचित फैसला। साथियों, आज हमने अपने इस एडिटोरियल प्रोग्राम में दो आर्टिकल को एक साथ रखा है। साथ ही साथ दोनों आर्टिकल का जो समेकित इंटीग्रेटेड जो कंटेंट है वो हम एक ही प्लेटफॉर्म पर लेके आ गए हैं। तो कंबाइंड रूप से पढ़ेंगे आज हम दोनों आर्टिकल को, क्योंकि दोनों आर्टिकल का जो उद्देश्य था वो लगभग समान ही था। तो आज हम इस आर्टिकल के जितने भी पैमाने हो सकते हैं, जितने भी डायमेंशंस हो सकती हैं, उन सभी पर बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। तो यह आर्टिकल प्री मेंस इंटरव्यू की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आर्टिकल की। तो सामाजिक समरसता एवं न्याय संगत विकास। तो हालिया संदर्भ क्या है दोस्तों? तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपना एक निर्णय दिया है, जो कि ST व SC में उप श्रेणियों को लेकर है। तो ST/SC में कोटा के अंतर्गत कोटा की जो व्यवस्था है उसको लेकर है आज का हमारा आर्टिकल। तो हाल ही में क्या हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक फैसला सुनाया है, जिसके अंतर्गत अब ST/SC में भी क्रीमी लेयर के प्रावधान को यहाँ पर मान्यता दी गई है। तो उसी को हम आज समझेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आरक्षण को अधिक न्याय संगत बनाने, साथ ही साथ सामाजिक न्याय को पूरा करना इसका उद्देश्य है। हाँ, अब एक्चुअली में हुआ क्या है कि ST/SC में आप देखेंगे, यह जो क्वेश्चन है हमेशा से उठता रहा है कि ST/SC में जो कुछ लोग हैं उनको ज़्यादा आरक्षण का लाभ मिला है, तो वहीं पर कुछ लोग हैं वो वंचना का शिकार हो गए हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। और ऐसे लोग समाज की मुख्य धारा में नहीं है, साथ ही साथ सामाजिक व आर्थिक रूप से भी उनका उत्थान नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे ST/SC का जो वर्ग है उसमें कुछ लोग आरक्षण से बहुत अच्छा खासा उनको लाभ मिल चुका है आरक्षण का। वहीं पर आप देखेंगे इसी वर्ग में दूसरे लोग भी हैं जो वंचना के शिकार हैं, जो शोषित और वंचित आज भी जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं जी। साथियों, एक्चुअली हुआ क्या था कि घटनाक्रम 2004 से जुड़ा हुआ है। 2004 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, और उस समय 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय की एक फैसला सुनाया था। और उस फैसले में यह बताया गया था कि ST/SC में जो जातियां हैं वो सभी एक समान रूप से पिछड़ी हुई हैं, उनमें उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी हाल ही में जो फैसला आया है उसने 2004 के अपने फैसले को पूरी तरह से बदल दिया है। और हालिया संदर्भ अब यह है कि ST/SC में भी उपवर्गीकरण किया जा सकता है, ST/SC में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान लाया जा सकता है। तो वही नए फैसले के अनुसार इन समुदायों की जातियों में पिछड़े वर्गों, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इन समुदाय की जो जातियाँ हैं उनमें भी पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियाँ हैं। साथ ही यहाँ पर बता दें कि इन समुदायों में सिर्फ पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियाँ ही नहीं हैं, बल्कि इनमें सामाजिक और आर्थिक रूप से अच्छा खासा आपको विभेद भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इनमें ऊंच नीच का भी भाव आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हुए इस पूरे मुद्दे को समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एक सेंट स्टीफेंस कॉलेज का यदि कोई एक स्टूडेंट है, और वहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों के
ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेज का कोई एक स्टूडेंट है तो उन दोनों को समान नहीं माना जा सकता है, बिल्कुल नहीं माना जा सकता। कहाँ एक सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो कि DU यूनिवर्सिटी का है और कहाँ ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेज के दोनों स्टूडेंटों को आप एक समान रूप से नहीं देख सकते, आप दोनों को एक पैमाने पर नहीं तोल सकते हैं। ST/SC में क्रीमी लेयर का प्रावधान की क्यों चर्चा हो रही है? तो साथियों यहाँ पे बता दें कि OBC में क्रीमी लेयर का प्रावधान है वर्तमान में, और एकमात्र वर्ग जिसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान है वो है OBC। और OBC में क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो कब आया था और इसकी क्या पूरी अवधारणा है, आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से विस्तार से इसको समझ रहे होंगे। और आगे इसमें बता दें कि ST/SC में भी देखने में अब आया है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न है, सशक्त है, तो अब बहुत ही आवश्यक हो जाता है क्रीमी लेयर को कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना यहाँ पर। इसी एडिटोरियल के माध्यम से हम आगे देखते हैं कि ST/SC वर्ग के अनेक ऐसे लोग हैं जो अब संसद में हैं और बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं और वो आरक्षण का लाभ उठाकर IAS और IPS भी हैं। तो अब इसका तो कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है साथियों कि अब इनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिले। तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर बात की गई है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, वो सही भी है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला जाता है कि आरक्षण के जो लाभ को है या तो वो पहली सीढ़ी तक ही सीमित कर दो, या फिर आप यहाँ पे बहुत ही आवश्यक हो गया है अब यह सुनिश्चित करना कि आरक्षण का लाभ वो पहली सीढ़ी पर मिलना चाहिए या पीढ़ी दर पीढ़ी मिलना चाहिए। वर्तमान में यदि बात करें तो 15% जो सीट हैं वो SC के लिए रिजर्व होती हैं और वहीं पर 7.5% जो सीट हैं वो ST के लिए रिजर्व होती हैं। तो लगभग 22.5% जो सीटें हैं वो इनके लिए रिजर्व होती हैं वर्तमान में, और इन्हीं प्रतिशत के अंतर्गत अब आवंटित होगा जो वर्तमान प्रावधान है आरक्षण का। तो न्यायालय के फैसले के बाद आवंटित प्रतिशत के भीतर भी एक अलग आरक्षण का प्रावधान करने का फैसला अब माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा आया है। और बात करते हैं साथियों, तो भारत में आज कोई भी जातीय वर्ग समान रूप से पिछड़ा नहीं है, बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। आज जब हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो पूरी तरह से समान रूप से पिछड़ा हुआ हो। आप देखेंगे कि कोई भी वर्ग को आप उठा लो तो उसमें बहुत सारे लोग आगे दिखेंगे आपको, तो कुछ लोग उसमें अगड़े हैं, वहीं कुछ उसमें पिछड़े हैं, तो सभी समान रूप से तो अब पिछड़े नहीं हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि जैसे OBC था तो OBC में कुछ लोग अगले थे जो कि अब सामान्य वर्ग के लेवल में आ गए थे, और कुछ ऐसे थे जो रियल में वंचना का शिकार थे, जो वंचित थे, शोषित थे। तो अब बहुत ही आवश्यक था कि जो क्रीमी लेयर वाला जो वर्ग है उसे हम OBC के वर्ग से हटा लें, ताकि जो वंचित एवं शोषित वर्ग के जो लोग हैं उनको OBC में लाभ पहुँच सके। आगे तो यहाँ पे वही बताया गया है कि आज भारत में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो समान रूप से पिछड़ा हुआ है। और वहीं पर आप देखेंगे कि जब ST/SC की बात आती है तो ST/SC के मामले में हम यह भी नहीं बोल सकते कि जो ST/SC के लोग हैं वो पिछड़े नहीं हैं। बिल्कुल, ST व SC के 95% लोग साथियों आज भी पिछड़े हैं, और इसका मूल कारण हो सकता है क्योंकि इसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ST/SC में पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, और सिर्फ उन्हीं चुनिंदा लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है। वहीं पर एक वर्ग ST/SC में ऐसा समुदाय भी है जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, या जिन्हें आरक्षण की उतनी समझ नहीं है, वो आज भी वंचित एवं शोषित का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि अत्यधिक पिछड़े लोगों को लाभ नहीं, क्योंकि क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं। आज ST/SC में भी वंचित एवं शोषित वर्ग जो है, शोषित लोग हैं, उनको भी आरक्षण का लाभ मिल रहा होता यदि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होता। क्रीमी लेयर में ये हो जाता कि जो ST/SC में जो संपन्न हो चुके हैं, जो सशक्त लोग हो चुके हैं, उनको आरक्षण की परिधि से बाहर निकाल लिया जाता, और फिर जो आरक्षण का जो लाभ है वो सरकार के द्वारा आसानी से उन चुनिंदा एवं टारगेटेड लोगों को दिया जा सकता था जो शोषित एवं वंचित हैं। भारत में आरक्षण नीति का मुख्य उद्देश्य तो एक ही था, वो था सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समान अवसर प्रदान करना। आगे देखते हैं क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। तो क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को अब हम देखते हैं। तो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो आरक्षण नीतियों में हमेशा से चर्चा का विषय रहा है, और अभी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर के मानदंड हैं
सिर्फ ओबीसी वर्ग के लिए ही हाल ही में क्रीमी लेयर के मानदंड हैं। वहीं बात जब एसटी एससी की करते हैं तो एसटी एससी के लिए ऐसा कोई मानदंड अभी तक निर्धारित नहीं है। और अवधारणा और मान के चलो अभी एसटी एससी में कोई भी ऐसा मानदंड निर्धारित नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि एसटी एससी में जो उपवर्गीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो सही ढंग से यदि लागू किया गया तो निश्चित तौर पर जो वर्तमान में वंचित हैं वो उचित रूप से लाभान्वित जरूर होंगे। समाज में आरक्षण के महत्व को बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता है, बशर्ते कि आरक्षण जो है उन लोगों को मिलना चाहिए जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है, जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं आरक्षण के लिए। क्रीमी लेयर की जो अवधारणा है, अब बात उसकी करते हैं। तो भारत में जाति आधारित जो भावना है वो ऐतिहासिक रूप से रही है और आप देखेंगे कि भारत में जाति की जो व्यवस्था है वो बहुत ही पुरानी है और ऐतिहासिक रूप से कुछ ऐसी जातियां रही हैं ऐसी जातियां रही हैं जो समाज के हाशिए पर रही हैं और पूरी तरह से इनके साथ अन्याय होता रहा है। तो अब समय आ गया है कि जो ऐतिहासिक रूप से जो अन्याय झेल रही जो जातियां थी उन लोगों को अवसर प्रदान किया जाए, साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित हैं उनको भी न्याय प्रदान किया जाए। तो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले आया था 1992 में। तो 1992 में आया था क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। 1992 में क्या हुआ था, इंदिरा साहनी मामला आया था जिसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया गया था। और क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पर एक आयोग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और वो है कमेटी, रोहिणी कमेटी। यहाँ पर रोहिणी कमीशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो रोहिणी कमीशन है वो ओबीसी में उपवर्गीकरण को लेकर इसको गठित किया गया था और वहीं पर यह जी रोहिणी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। जी रोहिणी जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश थी, तो उन्हीं की अध्यक्षता में यह रोहिणी कमीशन आया था। और यहाँ पर बता दें साथियों कि रोहिणी कमीशन ने बहुत ही गजब के यहाँ पर रिजल्ट निकाले थे, बहुत गजब निष्कर्ष दिए थे। उस समय उन्होंने यह भी बता दिया था कि ओबीसी में कौन सी वो जातियाँ हैं जिन्हें आरक्षण का बहुत ज़्यादा लाभ मिला है, साथ ही साथ ओबीसी की वे कौन सी जातियाँ हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है रोहिणी कमीशन, जो कि किससे संबंधित था, तो रोहिणी कमीशन संबंधित था ओबीसी में उपवर्गीकरण से, ओबीसी में क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट से। आगे हम देखते हैं कि पिछड़े वर्गों में भी कुछ लोग अगड़े हैं। अब पिछड़ा कौन था, तो पिछड़े लोग ही पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते थे, लेकिन आप देखेंगे कि पिछड़े वर्ग में भी कुछ ऐसे लोग थे जो अगड़े थे। तो अब इन अगड़े लोगों को ही आप क्रीमी लेयर बोल सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि क्रीमी लेयर का मतलब होता है मलाईदार परत। तो मलाईदार का मतलब ये है कि अब जो मलाई को जब हम हटा लेते हैं तो बचता है दूध। अब दूध को भी मलाई बनने का मौका मिलना चाहिए। तो वहीं पर वही बात है कि पिछड़ों में भी कुछ लोग अगड़े हैं जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से संपन्न लोग हैं और उन्हें क्रीमी लेयर का नाम दिया गया है। तो पिछड़ों में जो अगड़े हो चुके हैं वही तो क्रीमी वाले लोग हैं। साथ ही साथ इन्हें आप संपन्न लोग भी बोल सकते हैं और इनकी तुलना अब अन्य संपन्न वर्ग के बराबर की जानी चाहिए। साथ ही साथ अब यदि ऐसा होता है तो पिछड़ों को इससे लाभ मिलेगा और इनके कारण पिछड़ों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आगे तो ये खड़े हैं ना। बात करते हैं मंडल कमीशन की। तो उच्चतम न्यायालय ने 1992 के समय ही आप देखेंगे कि मंडल कमीशन की जो सिफारिश थी उनको भी लागू किया। मंडल कमीशन की प्रमुख सिफारिश थी 27% आरक्षण को लेकर। तो इंदिरा साहनी माननीय उच्चतम न्यायालय में 27% आरक्षण को भी लागू किया गया। लेकिन यहाँ पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण पॉइंट ऐड किया, वो था क्रीमी लेयर का, कि क्रीमी लेयर को आरक्षण की परिधि से बाहर किया जाना चाहिए। ओबीसी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ऐसे आया था। आगे बात करते हैं क्रीमी लेयर कौन है। तो किसी समूह विशेष के उस हिस्से को कहते हैं जो उस समूह के अन्य लोगों की तुलना में सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त हो चुके हैं, तो उन्हें आप क्रीमी लेयर कहते हैं। और क्रीमी लेयर का उद्देश्य क्या है, तो कुछ ही लोगों तक सीमित रहने वाले आरक्षण के लाभ को रोकना है, ताकि
अन्य लोगों तक, जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, उन तक आरक्षण का लाभ पहुंच सके। और वहीं पर जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल गया है उन्हें आरक्षण की परिधि से बाहर करना है। साथ ही साथ जो सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त हो चुके हैं उन्हें भी बाहर करना है। और साथ ही अब जो समाज की मुख्य धारा में हैं, साथ ही अगड़ों व पिछड़ों में समानता, ये सब क्रीमी लेयर के उद्देश्य थे। आगे हम देखते हैं तो साथियों, यहाँ पर देश को आरक्षण एवं इसकी नीतियों पर गर्व महसूस होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे देश का सबसे बड़ा वर्ग है वो है ओबीसी वर्ग। और जब ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को लागू किया जा सकता है, तो एसटी व एससी वर्ग में ऐसा ही कॉन्सेप्ट लागू क्यों नहीं किया जा सकता है? महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था जब हमने ओबीसी में क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को लाया था। यदि ओबीसी में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू की जा सकती है, तो एसटी एससी में भी क्रीमी लेयर लागू किया जा सकता है। एसटी व एससी जातियों के उपवर्गीकरण का अधिकार, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण है साथियों कि अभी तक एसटी एवं एससी जातियों में उपवर्गीकरण का जो अधिकार था वो केंद्र के पास था, लेकिन हालिया संदर्भ में जो फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय का आया है, इस फैसले के अनुसार अब एसटी एससी में उपवर्गीकरण का जो अधिकार है वो किसको दे दिया गया है? वो राज्यों को दे दिया गया है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी आशंका जताई जा रही है कि यदि इस प्रकार का जो अधिकार है यदि वो राज्यों को दे दिया गया है, तो राज्य इसका अनुचित उपयोग कर सकते हैं, राज्य इसका गलत तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बता दें, अब राज्य यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति के चलते किसी को भी एसटी व एससी के उपवर्गीकरण में शामिल कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर सचेत किया गया है कि राज्यों को जो है वो अधिकार तो एसटी एससी में उपवर्गीकरण का है, लेकिन उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि यह तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, साथ ही साथ इसकी न्यायिक समीक्षा भी की जाएगी। तो एसटी व एससी में कौन उपवर्गीकरण का हिस्सा होगा, यह भी राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन राज्यों को इस जिम्मेदारी को बखूबी बहुत ही उचित तरीके से निभाना होगा। अब आगे देखते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्यों? तो बता दें कि अधिकांश जो गरीब लोग हैं वो एसटी एससी व ओबीसी से ही आते हैं, आप देखेंगे। और अब आप देखेंगे अधिकांश जो गरीब लोग हैं वो एसटी एससी और ओबीसी से ही आते हैं। और जब इनमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो जो एक संपन्न वर्ग है, सशक्त लोग हैं, उनको हम आरक्षण से बाहर कर पाएंगे, आरक्षण की परिधि से उनको बाहर कर पाएंगे, ताकि जो अन्य लोग हैं उनको बेहतर तरीके से लाभ मिल सके, तो बेहतर तरीके से उनकी पहचान हो सके। साथ ही साथ सरकार द्वारा उनके लिए उत्थान कार्य भी चला सकती है आसानी से। सर्वाधिक गरीबों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, और यह उपवर्गीकरण से ही संभव है। तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर का एक कोटेशन है, जो उनका एक कथन था, वो था 4 ही जातियां हैं, किसान, युवा, गरीब एवं महिलाएं। तो यहाँ पर यदि हम उपवर्गीकरण के कॉन्सेप्ट को लागू करेंगे तो गरीबों पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम फोकस कर पाएंगे, और गरीबों के लिए उत्थान कार्य सरकार के द्वारा चलाए जा सकेंगे। आगे हम देखते हैं कि आरक्षण वोट बैंक की राजनीति का जरिया नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय का भी एक माध्यम है। और हमने आरक्षण जो लागू किया था वो सामाजिक न्याय को इम्प्लीमेंट करने ही किया था। अब इसमें एक क्वेश्चन है साथियों, क्या सुशासन के अन्य तरीकों से इस पिछड़ेपन को दूर नहीं किया जा सकता है? अब मुद्दा ये आ गया है कि आज देश की सभी समस्याओं को सुलझाने का एकमात्र माध्यम आरक्षण ही समझा जा रहा है। आज यह सोच बन गई है कि आरक्षण के माध्यम से ही देश में उत्पन्न समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, लेकिन साथियों यह गलत धारणा है। आरक्षण के अलावा भी अब हमें मूव ऑन करना चाहिए। हमें गुड गवर्नेंस के माध्यम से भी बहुत सारे जो समस्या उनको सुलझाना चाहिए। उसमें एक समस्या यह भी है कि जो अति पिछड़ेपन का शिकार हैं जो लोग, उनको हम क्यों ना एक अच्छी सरकार देकर, क्यों ना हम गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट वहाँ पर इम्प्लीमेंट करके इन लोगों को भी हम अगला क्यों नहीं बना सकते हैं? क्यों हम इन लोगों को अगले वाले जो समूह है उसमें शामिल क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसे अभी आरक्षण को लेकर हमारे पास प्रश्नों की एक अच्छी श्रृंखला है, उनके माध्यम से भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि आरक्षण में क्या क्या किया जाना अभी बाकी है और क्या क्या हो सकता है। तो आरक्षण से जुड़े तमाम प्रश्नों पर एक स्वस्थ बहस अब जरूरी हो गई है। अब हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं कि क्या अभी हालिया संदर्भ चल रहा है आरक्षण को लेकर क्या क्या प्रश्न दिमाग में अभी चल रहे हैं, उन सभी को हम एक साथ देख सकते हैं और आपके दिमाग में एक भिन्न भिन्न प्रकार की डायमेंशंस ओपन होंगी आरक्षण को लेकर। तो पहला क्वेश्चन है
तो हम बात कर रहे थे आरक्षण से जुड़े तमाम सवालों पर। तो पहला सवाल है, क्या आज यह नहीं देखा जाना चाहिए कि जो वर्ग आरक्षण के दायरे में है वो वास्तव में आरक्षण का उसे लाभ मिल रहा है या नहीं? तो यह देखने वाला पॉइंट है। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन यह है कि यह भी देखे जाने की ज़रूरत है कि क्या केवल पात्र लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है? क्या कुछ ऐसे अपात्र लोग तो नहीं हैं जो योग्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं? वहीं पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न का भी उत्तर तलाशा जाना चाहिए कि क्या नौकरियों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में जो आरक्षण दिया जा रहा है क्या वो वहाँ पर सामाजिक विभेद को उत्पन्न तो नहीं कर रहा है? आरक्षण जब हम लेकर आए थे तो आरक्षण का जो मेन उद्देश्य था वो यह था कि असमानता को ख़त्म करना था, सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेके आना था और एक समानता का भाव उत्पन्न करना था। तो कहीं आरक्षण के माध्यम से हमें ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हम असमानता का भाव सृजन कर रहे हैं इन विश्वविद्यालयों वगैरह में? आगे हम देखते हैं, क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के संदर्भ में हालिया में जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया है, तो कि क्या वास्तव में एसटी एससी में जो क्रीमी लेयर का जो तबका है उसको एसटी या एससी वर्ग से अलग कर दिया जाना चाहिए? क्या क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट एसटी व एससी वर्ग में अप्लाई किया जाना चाहिए? साथ ही साथ एक और विवाद का पक्ष ये उभरा है अभी हाल ही में कि जो हमारा सामान्य वर्ग है और जो ओबीसी वर्ग है, क्या इन दोनों को निर्धारित करने का आर्थिक पैमाना क्या एक ही हो सकता है? यदि इन दोनों की आर्थिक सीमा को निर्धारित करने का पैमाना यदि एक ही हो सकता है तो फिर इन दोनों वर्गों का औचित्य क्या है? आगे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्या एसटी एससी में ऐसा चल रहा है कि एसटी एससी के कुछ लोगों ने ही एसटी एससी के लिए जो उपलब्ध आरक्षण है उसका लाभ लिया है? क्या एसटी एससी का जो अभिजात वर्ग है उसी ने ही सभी अधिकारों का उपभोग किया है? इसका भी आंसर तलाशा जाना चाहिए। वहीं पर जब हम आगे देखते हैं तो अब इस सवाल पर भी सरकार व संसद को सोचना होगा कि क्या आरक्षण का लाभ एक बार ही दिया जाना चाहिए या पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जाना चाहिए? आगे जब हम देखते हैं तो आरक्षण के बल पर आप देखेंगे बहुत सारे लोग विधानसभाओं में पहुंच गए हैं, संसदों में पहुंच गए हैं। तो क्या अब यह वाजिब क्वेश्चन नहीं हो जाता है कि क्या यह जरूरी है कि हम अब उनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ दें? ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। जब हम आगे देखते हैं तो एक मुद्दा, बहुत ही बड़ा मुद्दा अब यह आ जाता है कि क्या इतने बड़े आरक्षित वर्ग के लिए क्या वाकई में हमारे पास पर्याप्त नौकरियां मौजूद हैं? और वहीं पर जब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि आरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है वो शोषित, वंचितों और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के उत्थान के लिए लाया गया था। यह सरकारी नौकरियों को उपलब्ध कराने का माध्यम नहीं था साथियों, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे भारत देश में वर्तमान में आरक्षण को सरकारी नौकरियाँ उपलब्ध कराने का बस माध्यम समझ लिया गया है। ये था हमारा डिस्कशन आरक्षण को लेकर। और हालिया में जो फैसला आया है माननीय उच्चतम न्यायालय का, तो उस फैसले को हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया है और हमने कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से जो आरक्षण का जो पूरा मैटर है उसको भी हमने समझने का प्रयास किया है। उन क्वेश्चंस के आंसर को भी तलाशा जाना चाहिए। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की धरोहर में आज का हमारा किला है चंदेरी का किला। तो साथियों, चंदेरी का जो किला है वो अशोकनगर जिले के चंदेरी में अवस्थित है और यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था 11वीं शताब्दी में। और इसका निर्माण किसने किया था? तो राजा कीर्तिपाल द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और चंदेरी के इस किले में, और चंदेरी का यह किला बहुत ही महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब 1528 में बाबर ने आक्रमण किया था। तो मेदिनी राय यहाँ के शासक हुआ करते थे जो कि बाबर के समकक्ष थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 800 राजपूत रानियों ने यहाँ पर ज्वलंत अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे। तो यहाँ पर आपको एक जौहर कुंड भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ नौखंडा महल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जौहर कुंड भी मिलेगा, हवा महल भी मिलेगा, खूनी दरवाजा भी मिलेगा। तो ये था आज का हमारा सेशन। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। आज के सेशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।